एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। ब्रेक पर जाने से पहले उत्तर प्रदेश की एक अहम खबर पर हम चर्चा कर रहे थे और वो खबर अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी हुई है, चढ़ावे के हेरफेर से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। अब ये एसआईटी जांच करके 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और ये बताएगी कि ये जो चढ़ावे की चोरी हुई है ये किस स्तर पर हुई है, किसकी नाकामी है, कौन इसके पीछे है और क्या वक्त रहते इस पर नकेल कसी जा सकती थी। इन तमाम पहलुओं पर एसआईटी जांच करेगी। अब एसआईटी का गठन तो रागी जी कर दिया गया है, लेकिन ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि जब वहां बाकायदा एक समिति काम करती है, जब बाकायदा एक पूरी व्यवस्था मंदिर के लिए की गई है, उसके बावजूद चढ़ावे की चोरी हो जाना किसका फेलियर है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था को इस बात से बहुत धक्का लगा है कि भाई जो वहाँ पर चढ़ावे का पैसा था उसकी चोरी की गई है। लेकिन उसमें किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना है, चाहे वो नृपेंद्र मिश्रा हो या चंपत राय जी हो, मेरे समझ से वो ठीक नहीं होगा। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। वहाँ पर ट्रस्ट के बोर्ड में और भी, उस ट्रस्ट में और भी सारे लोग थे। सवाल ये है कि जब ये बात उठी थी कि वहाँ पर ये कैसे पता लगा, वहाँ पर कैमरे लगाए गए और गुप्त कैमरे लगाए गए थे और जिसे स्पाई कैम हम बोलते हैं, उस स्पाई कैम से पता लगा कि इस पैसे में हेराफेरी हो रही है। लेकिन जब लगाया जा रहा था तो उसका विरोध किसने किया, कौन वो लोग थे, इस बात की जांच होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। उस ट्रस्ट में तो बहुत सारे लोग थे, अयोध्या के राजा भी वहाँ पर थे, उस ट्रस्ट में हैं, और भी सारे लोग थे उस ट्रस्ट में। तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये पता क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे कि ये फूल प्रूफ हो जाए। आखिर वैष्णो देवी में नहीं होता है, शिरडी में नहीं होता है, वहाँ भी तो करोड़ों चढ़ते हैं, अन्य मंदिरों में नहीं होता है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया। और दूसरी खबर और एक मिली कि एक और ऐसे जगह पर हुआ है, इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। मैं बता दूं कि हम लोग बहुत दिनों से, पिछले 7 साल से मद्रास हाई कोर्ट में हम लोगों ने पहले पिटीशन फाइल किया था कि मद्रास के, तमिलनाडु के अंदर 21,000 जो मंदिर हैं वहाँ पर दोनों टाइम जो है वो भगवान का ये नहीं हो पाता है, आरती नहीं हो पाती है, प्रसाद नहीं वितरण हो पाता है। और उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि ये पूरा का पूरा ट्रस्ट जो है वो हिंदुओं के हाथों में सौंप देना चाहिए। तब जाकर के उसी समय पता लगा था कि 5 लाख टन सोना आरबीआई के साथ मोनेटाइजेशन के लिए रखा है तमिलनाडु सरकार ने, और उससे पैसा जो आता है, इंटरेस्ट जो आता है, वो क्रिश्चियन मिशनरी के भी काम में आता है, मुसलमानों के हित के लिए भी काम आता है। यानी हिंदुओं के मंदिरों के भगवान का गहना जो है वो आरबीआई के साथ मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में रख करके उनके लिए काम किया जा रहा है। तो ऐसे जो अखिल भारतीय स्तर पर जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उस अभियान को इससे बहुत धक्का लगेगा जी। एक दूसरी बात, मुझे लगता है कि 15 दिनों के अंदर ये बात निकल करके आ जाती है तो ये पता सबको लग जाएगा कि आखिर किसको। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत ही धक्का लगा है और जो लोग इसके प्रति जिम्मेदार हैं वो वाकई कठोर दंड के। सर देखिए, अब इसमें तमाम पहलू हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मसला राम मंदिर का है, राम मंदिर पर बीजेपी एग्रेसिव रहती है। हर रोज योगी आदित्यनाथ जो बयान देते हैं वो हर रोज बताते हैं कि रामद्रोह करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। आपको पता है ना कि ये चीजें जो है वो डॉक्टर रजनीश ने पीएमओ को पत्र लिखा और पीएमओ ने तुरंत इसको कॉग्निजेंस लिया। सर मैं बस इस पर एक बयान सुनवा दूं कि सियासत कैसे हो रही है और इस मसले पर सरकार को घेरा जाएगा। अखिलेश यादव तो रोज ट्वीट करते हैं, अखिलेश यादव रोज बयान देते हैं और कहते हैं कि ये सरकार अपने आप को जितना बड़ा राम भक्त बताती है, इनका राम विरोधी चेहरा तो सामने आ रहा है। अब अयोध्या से ही समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ये घोटाला नहीं है, पैसे खेर बार नहीं है, ये डकैती है, ये डकैती है। और तो ऐसी स्थिति में प्रभु श्री राम की शरण में घोटाला न हो। आने वाले दिनों में जो हमारी पवित्रता है बनी रहे, उसके लिए आवश्यक है वर्तमान ट्रस्ट को निलंबित कर दिया जाए और माननीय उच्चतम न्यायालय की
मार्गदर्शन में एक कमेटी का गठन किया जाए, समिति का गठन किया जाए और इस घोटाले का, पैसे हेर फेरी का जो है जांच पड़ताल की जाए। देखिए अवधेश प्रसाद, देखो राजनीति तो होगी, लेकिन सवाल यह है कि मंदिर का पुजारी ही यदि भ्रष्ट निकल जाए तो फिर उसको दोष तो है वो ट्रस्ट को नहीं दिया जा सकता। जो लोग काउंटिंग में उसके लिए जिम्मेदार हैं उन लोगों को मूलतः उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ट्रस्ट को इसमें घसीटना मुझे लगता है कि लेकिन ट्रस्ट का गठन भी किस लिए हुआ? ट्रस्ट है क्या वहां पर, या क्या काम कर रहा है ट्रस्ट? अगर ट्रस्ट के नाक के नीचे से चंदा चोरी हो जाएगा तो सवाल तो कम से कम पूछे जाएंगे ना, जिम्मेदारी तय की जाएगी। आखिर उस ट्रस्ट ने ही इस बात के लिए कहा, सलाह दिया कि भाई इस पर एसआईटी गठन होना चाहिए। यदि ट्रस्ट के मेंबर्स की यदि नियत खराब होती तो फिर ये नहीं कहते कि भाई चोरी की रिपोर्ट तो करनी पड़ेगी ना। प्राची, अभी आपने भ्रष्टाचार का बंगाल से जो निकल के देख रहे हैं, अब आ रहा है वो देख रहे हैं। पिछले 15 साल में भ्रष्टाचार हुआ, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये वर्तमान में दीमक जो है भ्रष्टाचार का, अगर वहां प्रवेश कर रहा था तो उसका ट्रीटमेंट होना आवश्यक है ना, और वो ट्रीटमेंट के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अब एसआईटी के गठन के 15 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। वो देखिए, न्याय की प्रक्रिया जो है विधि सम्मत प्रक्रिया होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है सर। आप जब वो प्रक्रिया आएगी उसके बाद ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कराई जाएगी ना। ठीक, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स होगी अब ये देखना दिलचस्प होगा। एक और खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। इन दिनों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सियासी पारा हाई है, क्योंकि उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी लगातार की जा रही थी और उसका अंजाम क्या होता है इसका असर भी अब दिखने लगा है। कल योगी ने बड़ा क्लियर कट कहा कि जिसने भी अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी की है वो बचेंगे नहीं, जिसके बाद आरोपियों में हलचल मच गई। इस मामले में एक आरोपी ने वीडियो जारी कर माफी मांग ली है। आरोपी ने पोस्ट कर लिखा कि जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि जानकारी भ्रामक है तो मैंने पोस्ट हटा दिया। किसी की बहन बेटी पर तथ्यहीन पोस्ट करने पर मुझे ग्लानि महसूस हो रही है। मेरे मित्रों में बहुत से यादव हैं, यदि मेरी पोस्ट से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो क्षमा करें। खबर है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक 2 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में साफ है कि योगी राज में महिला सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हो सकता। अगर कोई महिलाओं बेटियों को लेकर हिमाकत करेगा तो अंजाम भुगतने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में बताया कि अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी हो रही है उन दोषियों को बख्शा जाएगा नहीं। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ इन मसलों पर बड़े अग्रेसिव रहते हैं, हमेशा अपनी सरकार के एजेंडे में शामिल करते हैं कि अगर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो उनके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बेशक एक बेटी को सियासत का केंद्र बनाया गया हो, अभद्र टिप्पणी की गई हो, चूंकि नाता अखिलेश यादव से है तो सोशल मीडिया पर एक पूरा कैंपेन, एक एजेंडा चला दिया गया हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसको ध्वस्त कर दिया। हालांकि बड़े नाराज थे अखिलेश यादव, और राजकुमार जी कह रहे थे अपने बयानों में कि जिनके खुद के परिवार नहीं है वो परिवारों की कीमत क्या जाने। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिवार परिवार होता है, बेटी बेटी होती है, चाहे आपकी हो या किसी की भी हो, एक्शन तो होगा, ये सरकार एक्शन लेगी। देखिए, अखिलेश यादव की जो टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं क्या कहना चाह रहे हैं हम सब समझ रहे हैं। उनको इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कह रहे थे ना, गांव की बेटी गांव की, पूरे गांव की बेटी होती है, यही भारतीय परंपरा है, वही भारतीय संस्कृति है। तो कुल मिलाकर के इन मुद्दों पर राजनीति से बचना चाहिए। जिसने टिप्पणी की उसने माफी मांग ली, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई या उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। ऐसे मामलों में एक सख्त संदेश देना बहुत जरूरी है कि राजनीति अपनी जगह है, इस तरह की गलत टिप्पणी चाहे बेटी के खिलाफ हो या किसी महिला के खिलाफ हो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजनीति में कोई लक्ष्मण रेखाएं हैं, रही हैं, उनका पालन हमेशा किया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वही संदेश सबको दिया है। तो अखिलेश यादव को भी इस तरह की सतही टिप्पणी करने से उनका आहत होना हम समझ सकते हैं, कोई भी पिता आहत होगा। लेकिन उनकी ये टिप्पणी कि जिनका परिवार नहीं वो परिवार के
महत्व क्या समझें या परंपरा या उनकी संवेदनाएं क्या हैं, मुझे लगता है उस तरह की टिप्पणी से उनको बचने की कोशिश करनी चाहिए। नाराजगी भी बड़ी बात है। नाराजगी जायज है। प्राची, एक चीज सबको जान लेना चाहिए, आपके दर्शकों को, इन्हीं समाजवादी पार्टी ने, एक जयाप्रदा नेत्री थी, अपनी ही पार्टी के अंडरगारमेंट्स के बारे में बात की थी और वो मुलायम सिंह यादव के सबसे बड़े करीबी थे। क्या उन पर कार्रवाई किया था? आप, बेटी तो सबकी बेटी होती है ना, अखिलेश यादव की बेटी, मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव की बेटी हमारी भी बेटी है, हम सबके लिए वो उतना ही है, उसके गौरव, उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा हम सबका दायित्व बनता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या किया था? उस व्यक्ति को, कौन था वो व्यक्ति? सबसे ब्लू आइड बॉय जो मुलायम सिंह यादव का था, सर मैं महिला जो सम्मान पर जाऊंगी अखिलेश यादव, रागी जी, क्या तो फिर जयाप्रदा सारे के लिए वो जितने टिप्पणी राजनीतिक थी? दल हैं ना, उन सब की पोल खुलेगी, क्योंकि सबको तभी बेटी का सम्मान नजर आता है जब वो बेटी अपनी हो और जब दूसरा पक्ष कोई और हो, तभी बेटी का सम्मान नजर आता है, वरना बेटी का सम्मान नजर नहीं आता है। खूब टिप्पणी की जाती है और बड़ी जोरों शोरों से टिप्पणी की जाती है, ऑब्जेक्टिव तौर पर महिलाओं को सियासत में देखा जाता है। खैर, उत्तर प्रदेश में सियासत इसलिए तेजी के साथ बदल रही है क्योंकि अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और यहां ओवैसी भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। जो उन्होंने बिहार में किया, असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी बहराइच में रैली को संबोधित करेंगे। उसके पहले ओवैसी आज जब लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके समर्थकों ने जमकर नारे लगाए, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया के नारे लगाए गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओवैसी को क्या उत्तर प्रदेश में कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी वो अपनी किस्मत आजमा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि धीरे धीरे करके वो बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर अपने कार्यालय भी खोल रहे हैं। पहला कार्यालय आजमगढ़ में उन्होंने खोला, तो कोशिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी वही पिच तैयार की जाए जो पिच उन्होंने बिहार में तैयार की थी। अब बहराइच से इसका आगाज होने जा रहा है। अब कितने कामयाब ओवैसी होंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में, समीर जी, ये देखना तो दिलचस्प होगा। देखिए प्राची, मुझे लगता है कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में किसी हुमायूं कबीर को ढूंढेंगे फिलहाल। जैसे बंगाल में उनको हुमायूं कबीर मिला था, करेंगे। लेकिन बाद में निकला कि भाई हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया और जो उनकी वास्तविकता निकली, उसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन कोशिश तो उनकी यही थी कि टीएमसी से निकले हुमायूं कबीर को लिया जाए। जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का वहाँ घोषणा की, उसके बाद लग रहा था कि भाई ममता का बड़ा वोट बैंक तोड़ेंगे। उसके बाद हुमायूं कबीर से अलग हुए, ओवैसी लड़े, लेकिन बंगाल में ओवैसी कुछ कर नहीं पाए। और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कि ओवैसी पहली बार जा रहे हैं, इसके पहले भी जाकर आ चुके हैं, कोई उनका प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं रहा है। अब चूंकि ओवैसी को लगता है, और जिस तरीके से वो लगातार बयान देते रहे, अभी तेलंगाना में उन्होंने 1 महीने पहले बयान दिया था कि मुसलमानों को अपना नेता चुनना चाहिए और ऐसा नेता चुने जो उन्हीं की कौम का हो। इसका मतलब वो मुसलमानों को कहना चाहते कि मुसलमानों का नेता कोई मुसलमान ही होना चाहिए। मुसलमानों का नेता कोई अखिलेश यादव नहीं हो सकता, मुसलमानों का नेता कोई ममता बनर्जी नहीं हो सकती, मुसलमानों का नेता कोई तेजस्वी यादव या राहुल गांधी नहीं हो सकते। तो वो चाहते हैं कि सारे मुसलमान ओवैसी को एक नेता माने और उनकी पार्टी के लिए वोट करें, क्योंकि वो मुस्लिम के उनकी पार्टी रिप्रेजेंट करती है। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा ओवैसी के लिए फिलहाल उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बनाने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी जुड़ी हुई है, जिससे कि यादव वोट बैंक जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो कुछ लोग ऐसे होंगे जो अखिलेश यादव से नाराज होंगे, कुछ वो जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा असर अखिलेश यादव के ऊपर पड़ेगा। वैसे तो शायद थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाए। बंगाल वाला करेंगे तो फिर उसी तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी जैसे बंगाल में खानी पड़ी है। सर, महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी वैसा ही हो रहा है जैसा अभी पश्चिम बंगाल की चर्चा हमने की थी, जो टीएमसी के साथ हो रहा है, और वो पहले भी हो चुका है उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी में टूट का खतरा जो है वो अब सता रहा है, क्योंकि जानकारी ये है कि उनके पास 9 सांसद हैं, 9 में से 7 सांसद जो हैं वो शिंदे गुट के संपर्क में हैं, और बाकायदा गुपचुप एक बैठक भी दिल्ली में हो चुकी है एकनाथ शिंदे के साथ, और उसमें एक सांसद को मंत्री पद का भी कहा गया है, ऑफर किया गया है मंत्री पद। आज उन्होंने मीटिंग बुलाई है, मीटिंग के लिए सभी 9 सांसदों को बुलाया गया है। अब देखना यही अहम होगा कि 9 के 9 सांसद प्रेजेंट रहते हैं या ये संख्या कम होती है, उद्धव की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। महाराष्ट्र में ये सब कुछ जो चल रहा है, तो उद्धव ठाकरे गुट के जितने नेता हैं इसमें बीजेपी को दोष ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी विपक्षी दलों को रहने नहीं देना चाहती है, बीजेपी चाहती नहीं कि विपक्ष मजबूत रहे, इसीलिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये क्यों हो रहा है, चंद्रचूड़ जी क्या समझ में आता है? अब 9 सांसद बचे हैं, 9 में से 7 अगर बागी हो जाएंगे तो फिर बचेगा ही क्या उद्धव के पास सियासत करने के लिए? नहीं, उद्धव ठाकरे के पास बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है, और वो इसलिए कि मुझे जो लगता है ये जो 7 सांसद हैं
उनको भी अपना भविष्य देखना। देखिए राजनीति जो है, उस राजनीति में आदमी अपने भविष्य को भी देखता है, ये भी देखता है कि राजनीतिक हवा किस सर ओर इसी चल से जुड़ी रही है। बस बड़ी खबर बता देती हूँ। हम संख्या की बात कर रहे थे कि कितने पहुंचेंगे कितने नहीं पहुंचेंगे, तो जानकारी ये मिल रही है कि उद्धव की बैठक में 3 सांसद नहीं पहुंचे हैं। संजय जाधव नहीं पहुंचे हैं, भाऊ साहेब वाकचौरे नहीं पहुंचे हैं। 3 सांसद के नहीं पहुंचने की अभी जानकारी है। अभी ये किस वजह से नहीं पहुंचे, क्या वाकई में नाराज है, ये अब पता लगाने की कोशिश की जाएगी सर। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, पर मैं आपको यही कह रहा था कि राजनीति में जो राजनीतिज्ञ होते हैं, सांसद जो होते हैं, उनको ये अपने भविष्य की भी की सोच रखनी होती है। और जैसा आप देख रहे हैं कि अभी कम से कम पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ये जो एक परिवारवादी राजनीतिक संस्कृति जो भारत में बहुत बहुत वर्षों से पनप रही थी, उसके विरुद्ध एक जनाधार बनता जा रहा है और जनता जो है उसका समर्थन करती जा रही है। जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, उस शिवसेना ने अपने उन सभी मुद्दों का त्याग कर दिया जिसके लिए ठाकरे साहब जाने जाते थे, जिसके लिए बाला साहब ठाकरे जाने जाते थे, और जो शिवसेना का सबसे बड़ा स्ट्रांग पिच था। जब कोई राजनीतिक दल अपने वैचारिकता से कॉम्प्रोमाइज करके ये जिस प्रकार की राजनीति में आ गई और जो उनके राजनीतिक पार्टनर्स बन गए, आप समझिए कि कांग्रेस के साथ उनका जो गठजोड़ है, जो वामपंथी राजनीति को फिर से भारत में, पूरे विश्व से वामपंथी राजनीति खत्म हो गई, लेकिन भारत में उसको फिर से पनपाने की कोशिश राहुल गांधी और उनके आसपास के लोग कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में मुझे तो लगता है कि उद्धव ठाकरे जी को ये सोचना चाहिए कि क्या ये सही समय है। मुझे तो लगता है कि उद्धव ठाकरे को अपने घर वापसी की आवश्यकता है। उनके सांसदों को तो जो है वो है ही है। अगर उद्धव ठाकरे घर वापसी उनके सांसद तो कह रहे हैं ना, विलय का ऑप्शन दे रहे हैं, हालांकि वो दूसरी पार्टीज को दे रहे थे, लेकिन अपने ही घर में अब 2 फाड़ हो रही है। वो संजय राउत को देखना होगा, उद्धव ठाकरे को देखना होगा। लेकिन जो ये 3 नाम है समीर जी, संजय जाधव, ओम राजे निम्बालकर और भाऊ साहेब, ये 3 अभी नहीं पहुंचे। तो ये 3 क्या नाराजगी की वजह से नहीं पहुंचे होंगे या कुछ और भी वजह हो सकती है? ये बागी हो सकते हैं क्या? मुझे लगता है हो सकता है, लेकिन संजय वाकचौरे जो वो शिरडी के सांसद है, एक जलगांव के सांसद है, मुझे लगता है कि ये जब चुनकर आए थे, जब शिवसेना पूरी तरीके से टूट गई थी और उसके बाद इनके जीत कर आए थे, लेकिन अभी जहां से ये सांसद सब बने वहां पर उनका फिर से बीजेपी के साथ जाना या एकनाथ शिंदे के साथ जाना और भविष्य की राजनीति क्या होगी, मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा इस बार सांसदों का टूटना, क्योंकि उद्धव ठाकरे दूध का जला छाछ फूक कर पीता है। एक बार पूरी पार्टी गवा चुके हैं, उसके बाद वो सांसदों के साथ लगातार संपर्क बनाए। खबर ही आ रही, कल रात को उन्होंने सांसद से बात की। एक सांसद के अपने कोई किसी पारिवारिक कारण से बाहर था, उसने कल आने से मना कर दिया था कि मैं बैठक में नहीं आ पाऊंगा। उद्धव ठाकरे की उसकी बात हुई है। 2 सांसद नहीं है, तो क्या 2 सांसदों ने पहले ही अनुमति ले ली थी या कोई स्वास्थ्य की समस्या या कोई और कारण होगा? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि आज 3 सांसद नहीं पहुंचे इसका मतलब वो नाराज होंगे। यह ऑपरेशन जब होगा तो किसी को भनक नहीं लगेगी। 4 बैठक में शामिल हैं, 2 ऑनलाइन शामिल हैं, तो 6 लोग अभी इस बैठक में शामिल हैं। 3 में से एक ने तो मुझे लगता है मैसेज कर दिया होगा। और अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि 3 अलग हो जाएंगे तो वो पार्टी में अगर 2/3 बहुमत ले लेंगे, क्या वो इस्तीफा देंगे? अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी, ये कहना कि टूटने की स्थिति में होगी। और जो कोशिश दूसरे पक्ष से हो रही है, एकनाथ शिंदे का मिलना, गुपचुप बैठक करना, एक मंत्री पद का ऑफर दे देना, ये कोशिश क्या? नहीं, अब मंत्री पद तो एकनाथ शिंदे केंद्र में दे सकते हैं क्या सांसदों को? वो तो मोदी जी तय करेंगे। एकनाथ शिंदे जी का तो वैसे भी अभी MOS मिनिस्टर है। अभी मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी, ये कहना कि टूटेंगे। चर्चा हो रही है कि कोशिश लगातार जारी है। और क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि जो शिवसेना के सांसद टूटे वो एकनाथ शिंदे के साथ जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश नहीं करेगी कि वो नाराज है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि वहां पर शिवसेना ज्यादा मजबूत हो जाए? बस 10 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यदि बिखरती है उद्धव ठाकरे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। लेकिन हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि जो टूट करके आए वो सिंधे गुट के साथ जाएंगे, क्योंकि सिंधे गुट के साथ जाने का मतलब है सिंधे गुट मजबूत होगा। ये भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी महाराष्ट्र की राजनीति।